नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के लिए काम के हैं। अगर जिसके साइंस आ रही है, जनरल साइंस, तो उन सभी के लिए काम के हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन करने का कि जैसे कि क्वेश्चन आया, अभी क्वेश्चन आया तो जैसे कि आपने कोशिश की इसमें कि भाई ये करें या फिर ये करें या फिर ये करें या फिर क्या करें, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सही जा या गलत जा, है ना, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है खुद से। अब जैसे कि आपने किया, चलो आपने ये बता दिया पार्ट, जब फिर लास्ट में आप ये देखिए आंसर कि भाई इसमें आंसर क्या है। कि अगर आंसर गलत गया है तो उसके साथ के साथ उनको याद कीजिए, और जो और बाकी फैक्ट है उनको साथ में याद कीजिए, ठीक है। और अगर सही गया है तो अच्छी बात है। तो ये सबसे बेस्ट होती है। अगर आप दिमाग एक्टिव होगा, आप दिमाग से खुद से करेंगे तो आपको याद होगा। और जैसे कि ये लेंस की क्षमता की ऐसा ही मात्रक है जो भी है इसमें, जैसे कि 51 में क्या है, 51 में जैसे कि डायोप्टर है ना, तो लेंस की क्षमता कैसे ही मात्रा का डायोप्टर पढ़ के निकल लिए तो वो लंबा नहीं टिकेगा और कारगर साबित नहीं होगा, है ना। 10-5 मिनट बाद में ही अगर पूछा जाएगा ना तो वो फिर भूल जाएंगे। अगर ये आपने पढ़ रखा है और आपको याद है तब तो आप पढ़ के निकल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर याद नहीं है तो उसको याद के साथ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ही और ऑथेंटिक बुकों से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चनों को दिए जाते हैं। बामन देखते हैं। निम्न किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, जैसे कि ये जनरेटर है, अब ये पानी इचरा है ना, पानी इचरा है तो लाइट से चलता है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर जो मोटर है, जल की मोटर है, मोटर वगैरह किसान सिंचाई वगैरह करते हैं ना अपन, है ना, मोटर। तो वो जो मोटर है वो किस पे काम करेगी, ये यांत्रिक, यानी कि यांत्रिक कौन सा है, यांत्रिक मतलब लाइट, लाइट से पानी बना रही है वो, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। तो वो जल है ना, जल वो यांत्रिक है, में सी, ठीक, विद्युत मोटर। आई बात समझ में, चाहे वो कुंडे में डाली गई मोटर हो, छोटी से छोटी मोटर हो, लेकिन वो जो है ना जनरेटर, उसका उल्टा सिस्टम है, उसका आ जाएगा ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक है, उसका आ जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि भाई पानी से लाइट बनती है ना, ठीक, पानी से विद्युत ऊर्जा, ठीक। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो जनरेटर आ जाएगा। और ये जो बैटरी है ना, ये इन्वर्टर का काम करती है। ये अपने डीसी लाइट है ना, उसका काम करती है, डीसी लाइट। जैसे अपने जो घरों में जो लाइट जाती है वो एसी जाती है, एसी, यानी कि जैसे कि जो डीपी है, ट्रांसफार्मर है, उससे पहले अगर जैसे कि वो 3 जो फेस आ रहे हैं और वो डीपी से पहले हैं, जब तक तो वो एकदम वो है, एकदम ख़तरनाक। लेकिन इसके बाद में जो निकलेगी ना वो डीपी से, फिर वो एसी आएगी, वो एसी। डीसी ये जनरेटर, ये जनरेटर की नहीं, ये इन्वर्टर की लाइट होती है, एसी, एसी, ये नहीं, ये डीसी होती है जनरेटर की। क्या ही बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि ये है ना, कौन सा, क्या नाम है, ये इन्वर्टर, ये डीसी लाइट देता है, ठीक, क्लियर है। अपने घरों में एसी लाइट रहती है, ठीक, क्लियर है। अब रही बात है ट्रांसफार्मर की, तो ये कौन सी लाइट को देता है और किस में बदलता है, ये ध्यान नहीं है। पामन में सी है, विद्युत मोटर, पामन में सी 53। लेंस का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है। लेंस का क्या करें भाई, बताइए। लेंज है, ये लेंज है, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम। 53 में सी है, ऊर्जा। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है, ऊर्जा है, ऊर्जा। सेकेंडरी सेल वह होते हैं जो सिर्फ एक ही बार उपयोग में लाए जा सकते, नहीं, ये तो वैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिनका विवाह 10 फुट से ज़्यादा होता है, जिनका पुनर्भरण नहीं, यही है, तो फिर ये तो अलग ही दिख रहा है ना। 54 में भी है, जिनका पुनर्भरण हो सकता है। 55 पे चलते हैं। किसी चालक के तार के प्रतिरोध आर की, है ना, जैसे कि ये कोई तार है, डोरी है, किसी चालक तार के प्रतिरोध आर की उसकी लंबाई पर निर्भरता निम्न के द्वारा दी जाती है। ये तो नहीं आएगा भैया ना, पहले नहीं पड़ेगा। 55 में भी है। फिर एक विद्युत जनरेटर में, विद्युत जनरेटर, ये विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है। रासायनिक ऊर्जा ये बिल्कुल नहीं है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये जो 56 है उसका मतलब डी है। 5 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। पता नहीं भाई। 57 में ना, इसमें सी है, 57 में सी है 10 जूल,
फिर 58। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने मान लेते हैं ये समतल दर्पण है के सामने अपने बाएं कान को जैसे कि अपन ने माना ये अपना दायां है और ये अपना बायां है। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को, तो जैसे कि ये बायां कान है, बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपके उल्टा कर दे इसका, बाएं कान को दाएं हाथ से, तो दाएं हाथ से बाएं, दाएं कान को बाएं हाथ से छुआ है। 58 में डी, हाँ सही है। दाएं कान को उल्टा कर दिया ना इसका, बाएं कान को दाएं हाथ से, तो फिर दाएं कान को, ठीक, बाएं कान को दाएं कान को, बाएं कान को दाएं हाथ से, दाएं कान को बाएं हाथ से ना उल्टा। इंद्रधनुष किसकी बात है? ये समतल की है भाई, समतल दर्पण के सामने। अच्छा, अपसारी लेंस, अपिसारी और अभिसारी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपसारी है ना, वो तो बाहर की हो रहे हैं। अभिसारी उत्तल है ना, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है ना, अवतल, ये सब क्लियर करेंगे धीरे धीरे, चल देखते हैं। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के परावर्तन से बनता है। विभूतिकरण नहीं है, ध्रुवण नहीं है, वर्ण विक्षेपण से बनता है। परावर्तन ही करते हैं, वर्ण विक्षेपण भी हो सकता है इसमें, देख ले भाई। परावर्तन तो नहीं आएगा इसमें, नहीं, परावर्तन ही करते हैं। 59 नहीं गलत है, 59 वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण। परावर्तन तो जैसे कि ये बाल्टी है, इसमें पानी भरा है। अब ये जो छड़ है ना, ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना, वो क्या है? वो तो अपवर्तन है। इनमें भी चक्कर पड़ेगा, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, ध्रुवण क्या है, व्यतिकरण क्या है, ठीक है। 59 में ये है भाई, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के वर्ण, कोई दिक्कत नहीं, वर्ण विक्षेपण। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, अब ना इसमें ये समस्या है, जैसे कि निकट की बात कर रहा है ना, तो निकट की तो सही है, उसकी समस्या है उसको दूर की में। अब दूर के लिए जैसे कि बड़ी संख्या ना, व त ल, अवतल इसका प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना होगा? तो निकट का मतलब है, तो भाई निकट की तो सही है, दूर की खराब है। दूर के लिए करते हैं अपन उत्तल का, वो अवतल का। जब अवतल करेंगे इसमें, जब 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, अब ये पता नहीं है 20 सेंटीमीटर आएगा कि 100 सेंटीमीटर आएगा, कौन सा है? 60 में डी है भाई। अवतल लेंस 100 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत वह स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना होगा? 100 सेंटीमीटर। 61 पे आइए। घरों के अर्थिंग का उद्देश्य है जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्राप्त करना, जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना अधिक प्रतिरोध प्रदान करना, उपकरणों को उच्च वोल्टता प्रदान करना, उपकरणों को उच्च धारा प्रदान करना। घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है जब जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना अधिक प्रतिरोध जमीन धारा के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना, उच्च वोल्टता प्रदान करना। एक शिट में ये तो डिलीट ही कर दिया। ठीक, घरों में अर्थिंग भाई इस वजह से करते हैं, है ना। जैसे कि ये बिल्डिंग है, जब यहाँ ऊपर एक लग्गा सा लगा देते हैं, जब जैसे कि अगर बिजली वगैरह पड़ती है ना, तो वो एकदम ये साइड वो तार है ना उसमें होके और वो ज़मीन में चल जाए। एक तो अर्थिंग का मतलब वो होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर कुछ फॉल्ट वगैरह हो ना, तो वो अर्थ के माध्यम से वो हो जाए, है ना, कुछ ऐसे होगा, इस वजह से डिलीट कर दिया। और अर्थ का प्रयोग ऐसे भी करते हैं कि भाई जो धारा प्रवाहित है वो अच्छी हो।
एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी। 62 में भी है भाई 15 सेंटीमीटर। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, कुछ बात आई है समझ में? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस की दूरी है। ये कुछ समझ में नहीं। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, जैसे कि मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। अनंत आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है 65 बी है भाई 15 सेंटीमीटर ही है। आभासी प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? ये तो पहले भी आ चुका, जब पहले भी गलत हुआ था है ना। यानी कि कौन सा कमज़ोर ये जैसे कि ये कलर है तो आपको दूर से कौन सा मट्ठा कलर दिखता है? तो मट्ठा लाल तो एकदम तगड़ा बड़ा दिखता है। अब हरा, बैंगनी और पीला, शायद पीला ही है इसमें 63 में। नहीं भाई बैंगनी है, बैंगनी। निम्न कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? बैंगनी है। 64 में तो सी है। 3 तांबे के तारों की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किस काट क्षेत्र के तार का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? 64 में सी। 65 डीएनए के पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश क्या है? जब पहले तो ये बता, डीएनए का नाम, डीएनए का पूरा नाम भी नहीं दे रखा है इसने ने। हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है 65 में भी है भाई साहब, धनात्मक है। पैकेजिंग शामिल हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? क्या है इसमें, धनात्मक है ऋणात्मक है? 65 में भी है धनात्मक +0.66। 66 वायुमंडल में ये तो है क्या, CO2। तो CO2 का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है CO2। और ये जो CO है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, काफ़ी भयंकर और खतरा यानी कि जहरीली गैस होती है CO2, ये CO। अब रही बात वातावरण में जो गैसों का क्रम है, तो वो 78 तो होता है किसका? 78 तो होता है नाइट्रोजन, ठीक है। और जो वो है ना आर्गन, वो होता है 0.03 आर्गन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो 0.003 होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन है ना, ये 21% होती है। 66 में सी 0.03 है भाई। हाँ तो दे तो रखा है इसमें, अपन गलत बता रहे हैं यार। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। वो बात तेरी सही है। तो फिर आर्गन की कितनी है? तो फिर CO2 की अगर 0.03 है तो आर्गन की शायद 0.003 है, कुछ ऐसे है, देख लेना ना। ऑक्सीजन तो 21 है और कार्बन मोनोऑक्साइड पता नहीं, हाइड्रोजन 78 है। आर्गन शायद 0.003 है और ये 0.3 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जब भी काफ़ी कम है। 66 में सी। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित संबंध DNA RNA सभी होते हैं। DNA एवं RNA देखते हैं 67 में डी है भाई। DNA RNA एवं हिस्टोन भी होते हैं 67 में डी। हृदयघात के कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, सही है। वसा की मात्रा बढ़ जाना। धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये सभी है, सही बात है। हृदयघात के कारण क्या है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना।
हृदयघात के कारण है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, चल ठीक है। फिर कोलेस्ट्रॉल है ना, जैसे कि वसा वगैरह बढ़ जाना, पेट का जैसे कि मोटापा वगैरह बढ़ना, है ना। अब ऐसा भी नहीं है जैसे कि जो मोटापा हो वो हृदय घात के लिए जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी इतने भी मोटे हैं लेकिन वो जैसे कि दैनिक दिनचर्या यहाँ पर इतने व्यस्त वगैरह रहते हैं जो वो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ नहीं पाता है, ठीक है, तो नहीं आता हार्ट अटैक, है ना। तो हृदयघात के कारण है। और गूगल पे सर्च कर लेना क्या ही दिक्कत है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, धमनियों में रक्त के धक्के का पहुंचना है, हृदय में रक्त की पर्याप्त मात्रा पहुंचना होने को तो मोटापा भी है जिम्मेदार, ठीक है। जैसे कि वसा की मात्रा बढ़ जाती है, कोई शारीरिक कार्य नहीं कर रहे हैं, पड़े रह रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो हृदयघात का वो होता है जिम्मेवार। 68 में डी है। यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है प्रोटीएस रहेगा प्रतिरक्षी RH प्रतिजन। RH प्रतिजन ही करते हैं, वही दिखाना है। 69 में बी नहीं, रहोगाम प्रतिरक्षी है। दोबारा से देखते हैं। यदि पिता RH सहित व माता RH हीन, है ना, प्लस माइनस रख ले, तो पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है रहोगाम प्रतिरक्षी। मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? मोलस्का की 70 में सी है, पेनिकटिड़ा, ये तो आएगा भी नहीं। निम्न कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? सी है, हेपेटाइटिस बी। अब है ना वो पूछ लेगा हेपेटाइटिस बी का प्रयोग किस में किया जाता है। DDT का टीका किन में दिया जाता है? DPT, BCG, है ना, ये सब देख लो ना, BCG, DPT, DDT जो भी है। 71 में सी। कौन सा प्रथम पुनर्योजित टीका है? हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी। 72। पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप प्रजनन, पादप भ्रूण विज्ञान, पादप जीव रसायन, पादप शरीर रचना विज्ञान। कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? विकास से। सी करते हैं। 72 में नहीं भाई, बी है, पादप प्रजनन ही है। 72 में पादप प्रजनन। प्लांट ब्रीडिंग, ठीक, विद डेवलपमेंट इम्प्रूव्ड प्लांट विक्ट्रीज, है ना। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। किस जीव को किसान, ये तो केंचुआ है, कोई समस्या नहीं है इसमें तो। ठोस बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। इनमें से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? फ्लेवर और सेवर। 74 में सी है भाई, बेहतर सेल्फ जीवन। फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण बेहतर सेल्फ जीवन है भाई, सेल्फ जीवन। 75 पे चलते हैं। आनुवांशिक के जनक किसे? ये तो वो है ना FHC, लेकिन नहीं क्रिक तो और कहें मेंडल है ये तो, मेंडल। 75 में हाँ मेंडल है, मेंडल, ग्रेगर मेंडल, जोसेफ जे ग्रेगर मेंडल, है ना। आनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ जे ग्रेगर मेंडल, कुछ ऐसे है ना, ग्रेगर मेंडल। मटर पर प्रयोग कितने किया था? मेंडल ने। आनुवांशिक के जनक मेंडल, मंडल से याद कर सकते हैं। सेंट्रल डोगमा से को आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। सेंट्रल डोगमा से को आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित। सेंट्रल डोगमा मतलब सेंट्रल डोगमा एक्सप्लेन द ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो ये तो DNA कर देंगे अपन, DNA टू प्रोटीन, DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, DNA करते हैं भाई, है ना। ले बजरंग बली का DNA से प्रोटीन, क्षेत्र में सी, तो ये भाई क्षेत्र में सी, ठीक, DNA से प्रोटीन। सेंट्रल डोगमा DNA से प्रोटीन को
आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। सेंट्रल डोग्मा डीएनए से प्रोटीन को आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो 5 जून है, 77 हाँ 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस 78। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में ह्रास होता है भाई, है ना, 10% की ह्रास होती है। ठीक, एक जैसे कि ये प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता है, फिर तृतीय उपभोक्ता है, फिर चतुर्थ है। जैसे कि घास है, घास को हिरण ने खाया, हिरण को, है ना, जैसे कि घास है, घास को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, है ना, फिर बाज मर जाता है तो फिर वो अपघट के माध्यम से फिर ये इसी प्रकार से जब इस चक्कर में 10% है ना वो ह्रास हो जाता है। 78 में सी कमी होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा ये जो है ना पृथ्वी पे घास वगैरह उनमें मिलेगी, है ना। किसी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। 79 सी है NAND और NOR गैस। NAND और NOR गैस किसी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। NAND और NOR गैस का उपयोग एप्लीकेशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। 80 में सी डाटाबेस का उपयोग एप्लीकेशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। डाटाबेस GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 80 में सी है डाटाबेस। फिर निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन आ गया ना, सर्च इंजन नहीं है। जब सुन मेरी बात, सर्च इंजन की बात है ना, तो सर्च इंजन गूगल है और बिंग है, याहू है, क्रोम नहीं है। जब जैसे कि ये ऐसे याद कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट धनी है इनका, किसका? एक तो बिंग का और एज का। जब वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र याद कर रखा था अपने, लेकिन वो गलत कर रखा था, है ना। तो ये बिंग ब्राउज़र नहीं होके ये क्या है? सर्च इंजन है। और वो जो एज है ना, एज वो ब्राउज़र है, एज जो ब्राउज़र है, और बिंग है वो सर्च इंजन है। बी से ब्राउज़र कर रखा तो वो गलत है ना, तो बी से ये सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, क्रोम है वो है ब्राउज़र। मैंने का एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिट मिशन में उड़ा था मूल रूप से एक स्पेक्ट्रोमीटर है। 85 डी है मास द्रव्यमान है। मैंने का एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था मूल रूप से एक मास द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है। दोबारा देख, मैंने का एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था, ये तो अपन को पता ही नहीं है। मैंने का एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिट मिशन में उड़ा था मूल रूप से एक मास द्रव्यमान है। 82 डी निम्न में से कौन सा शिक्षण को देश के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है? तो PSAT का तो पता नहीं है, लेकिन देख ही लेते हैं भाई। 83 डी है, सरल नहीं है, जबकि PSAT है, प्रथम है, स्वयं है। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है? जबकि प्रथम है, स्वयं है, प्रथम है, स्वयं है, प्रथम है। क्वेश्चन अच्छा है ये। PSAT है, सरल है, ये तो पता भी नहीं है अपन को, सरल नहीं है। 83 में सरल नहीं है, ठीक है। जब प्रथम PSAT और स्वयं, प्रथम PSAT और स्वयं, प्रथम PSAT और स्वयं, प्रथम है, ठीक है, स्वयं है। PSAT याद, ये तो प्रथम स्वयं तो हो जाएंगे, लेकिन PSAT का भी करना पड़ेगा भाई। PSAT एक वायरस था जिसका पता पहली बार अपोनेंट पर चला। स्टॉर्म 84 में क्रीपर है। एक वायरस था जिसका पता पहली बार अपोनेंट पर चला, क्रीपर।
फिर सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था। सौरमंडल के बाहर 85 में पायोनियर 10 है। सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था पायोनियर 10। फिर 86 सुपर कंप्यूटिंग पिता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबज। 86 में नहीं, सैमूर के। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जानता है? सैमूर। क्रे है, क्रे को अगर देखते ना तो फिर कर देते है ना, लेकिन सैमूर ही देखा था, सैमूर क्रे। 86 में ए। एथेंस जिसका आणविक सूत्र C2H6 है दर्शाता है। C2H6 है दर्शाता है। 87 भी है। 7 सहयोजी आबंध। 7 सहसंयोजी आबंध है। एथेंस जिसका आणविक सूत्र C2H6 है दर्शाता है 7 सहसंयोजी आबद्ध है। आबद्ध। एथेंस जिसका आणविक सूत्र C2H6 है दर्शाता है। छः और 2 8 है ना, लेकिन 7 है, ऐसे कर लेते हैं भाई, 8 हो रहा है लेकिन 7 है। 87 में बी है। फिर निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? देखे, कार्बन का अपरूप तो वो डायमंड हीरा है। ऊष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है ग्रेफाइट। हीरा का अपरूप ग्रेफाइट है ना। फुलरेन, कार्बन ब्लैक, डायमंड। 88 में ए है। ऊष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट। हाँ सही है, ग्रेफाइट है कार्बन का अपरूप। 88 में। निम्न से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? 89 ए है। नाइलॉन। पॉलीएमाइड बहुलक है नाइलॉन 6 90। निम्न में से असत कथन है टी, यानी कि ये गलत है। सीएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है। सीएनजी आसानी से जलती है। सीएनजी क्लीनर ईंधन है। अपन गैस में जो अपने खाना पकाने में जो काम में लेते हैं वो सीएनजी है, कौन सी है? सीएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है। सीएनजी आसानी से जलती है। सीएनजी क्लीनर ईंधन है। कठोर जल से कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि 93 में सी, साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं, क्योंकि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। स्कम का। निम्न में से कौन सा रसायन विलीय समन सतत इथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है? NaCl किसका सूत्र है? H2SO4 किसका है? याद तो कर रखा है भाई लेकिन याद नहीं है। KMnO4, कास्टिक सोडा, खाने का सोडा, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम परमंगनेट है ना, कुछ ऐसे ही है ये, लेकिन मोटे छोटे हो रहे हैं। 42 में डी है। H2SO4। निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत इथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है? H2SO4 है। 93 में लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है लेड का, ये तो याद भी नहीं होगा भाई, PbSO4। निम्नलिखित में किसने बृहत्तम बंद कोण पाया जाता है? NH3। फिर वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था, ये तो मरकरी है ना। ब्रोमीन, क्लोरीन, स्कैंडियम। 95 में भी है मरकरी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, ये जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये अपने फ्रिज में मिलते हैं। CFC वगैरह आ रही है, काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक तो क्या, लेकिन ये ख़राब रहते हैं। ठीक, तो जितना हो सका जितने फ्रिज की चीज़ें कम खाएं, अगर खाएं तो जैसे कि उनको आधी 1 घंटा पहले निकाल लें,
तब खाएं। पानी अगर हंडी में पी सकते हैं तो फिर क्यों ही फ्रिज में रख के पिएँ। हंडी का उसकी तुलना फ्रिज नहीं कर सकता, है ना। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ये जितने जो कृत्रिम चीज़ें हैं ना, ये सब नुकसानदेह होती है, चाहे वो पंखा की हवा हो, चाहे वो कूलर की हवा क्यों ना हो। एक तो खुली हवा है, आई बात समझ में। बड़े बूढ़ों की गैस बनने लग जाती है इन पंखा कूलरों की हवाओं से। और चाहे आप एक कूलर में, पंखा कूलरों की हवा में रह रहे हैं, लेकिन जब सुबह सुबह ताज़ी हवा में आते हैं तो उसका अलग ही आनंद है। तो ताज़ा नेचुरली होता है। 96 में सी है। केवल कार्बन, क्लोरीन एवं फ्लोरीन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। केवल कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन, केवल कार्बन, कोई दिक्कत नहीं जानते हैं ना। क्लोरीन फ्लोरीन से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब मक्खन के पिघलने से, कपूर के उद्वातन में, एसीटोन के वाष्पन में, कोयले के दहन में। ये बी हो सकता है क्या इसमें? 97 में नहीं, ये है। कोयले के दहन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। कोयले के दहन में 97 में है वही। कोयले के दहन से किस प्रकार से नए पदार्थ का निर्माण होगा? 98। जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है। ये तो रासायनिक परिवर्तन है। 98 बी। सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए। 99 ए है। कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए। कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। 99 ए। निम्न से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? ये नहीं है भाई। कृत्रिम उत्प्रेरण, सममांगी, विसमांगी, एंजाइम उत्प्रेरण। इनमें से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? जबकि है सममांगी। ठीक, उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है। उत्प्रेरण किसे कहते हैं? जबकि सममांगी है, विसमांगी, सममांगी, विसमांगी और एंजाइम। सममांगी, विसमांगी, एंजाइम, सममांगी, विसमांगी, एंजाइम कृत्रिम उत्प्रेरण नहीं है। अब इनमें पार अपनी पड़ेगी नहीं। ठीक है, मैथ साइंस के क्वेश्चन है ये 50। ठीक है, तो चलिए कोई और पेपर में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।